क्या हाल चाल है? बढ़िया है। 4 स्टेप में नाम है, इससे रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं है। 4 स्टेप में नाम हो, 5 स्टेप में नाम हो, उससे क्या दिक्कत है? उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी प्रश्न ये है कि एक लड़का क्वेश्चन किया है कि मेरा नाम शोभानाथ कुमार चौधरी है। ठीक है, शोभानाथ कुमार चौधरी 4 स्टेप में है, तो नाम है, इससे रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप बना करके आइए क्वेश्चन, परीक्षा में क्वेश्चन बना के आइए, 100 में 95 को बना के आइए, आराम से रिजल्ट होगा। नाम से क्या लेना देना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यही है। और कुछ तो है नहीं, क्वेश्चन का आंसर जानिए। पहला प्रश्न, सोनगिरी या सोनागिरी भी कहा जाता है इसको, सोनगिरी या सोनागिरी। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है। देखिए, आप सब लोग जैन धर्म के विषय में जानते हैं, आप सब लोग जैन धर्म के विषय में जानते हैं। जैन धर्म मुख्य तौर पर 2 समुदाय में बटा है, दिगंबर और श्वेतांबर। नग्न रहने वाले दिगंबर कहलाते हैं और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाते हैं। मतलब जैन धर्म के वैसे अनुयायी जो नग्न रहते हैं उसे दिगंबर, और जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उसे श्वेतांबर। जैन धर्म का प्रथम सम्मेलन 322 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ था। उसी में जैन धर्म 2 संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था। जब जैन धर्म 2 संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया, तो श्वेतांबर संप्रदाय का बोलबाला अगर देखा जाए तो उत्तरी भारत में श्वेतांबर संप्रदाय का बोलबाला था और दक्षिणी भारत में दिगंबर संप्रदाय का बोलबाला था। दक्षिणी भारत में दिगंबर संप्रदाय का बोलबाला था। खैर, जो सोनागिरी दिगंबर जैन तीर्थ स्थल है, यह मध्य भारत में है और मध्य भारत के अंतर्गत मध्य प्रदेश के दतिया जिला में, मध्य भारत के अंतर्गत मध्य प्रदेश के दतिया जिला में सोनागिरी या सोनगिरी जैन तीर्थ स्थल है। यहां जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय से संबंधित सैकड़ों मंदिर है। जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय से संबंधित सैकड़ों जैन मंदिर है सोनागिरी में, जो कि मध्य प्रदेश के दतिया जिला में स्थित है। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। सर्व कर लगाया जाता है। देखिए, सर्व कर, इसका पूरा नाम है हके सर्व। इसका पूरा नाम है हके सर्व। हके सर्व, और यह एक प्रकार का सिंचाई कर है। हके सर्व की अगर हम बात करें तो जो हके सर्व है, यह एक प्रकार का सिंचाई कर है। देखिए, इस्लामी कानून
कि अगर हम बात करें तो इस्लामी कानून के अनुसार सिर्फ 4 कर मान्य है: जजिया, जकात, खराज, खुम्स। लेकिन दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने अनेकों कर की उगाही किया। उसमें एक हक सर्ब कर की भी उगाही दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने किया था। और दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक हुआ था, जिसने किसानों के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु नहरों का निर्माण किया। गयासुद्दीन तुगलक के बाद अगला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक बना। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अगला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक बना। और फिरोज शाह तुगलक के विषय में कहा जाता है कि जो फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़े और कई छोटे नहरों का निर्माण किया। और फिरोज शाह तुगलक ने उन नहरों का निर्माण कर किसानों को उन नहरों के जरिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने का काम किया। जब फिरोज शाह तुगलक किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु अनेकों नहरों का निर्माण करवाया, नहरों का एक प्रकार से कहिए जाल बिछा दिया, तो किसानों को आसानी से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने लगी। तो उस सिंचाई पर ही फिरोज शाह तुगलक ने किसानों से जो कर की उगाही किया, उसी को हक सर्ब या सर्ब कहा जाता है, जो कि उत्पादन का 1/10 भाग हुआ करता था। जो कि उत्पादन का 1/10 भाग हुआ करता था, 1/10 भाग। तो यह एक प्रकार का सिंचाई कर था। और यह कर लागू किया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने निम्नांकित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? देखिए, अगर आप भारत की बात करेंगे, भारत को मूल तौर पर हम लोग 2 भाग, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में बांटकर पढ़ते हैं। भारत में पहली बार गोला बारूद तोप का प्रयोग दक्षिणी भारत में हुआ। और दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र में शासन करने वाली बहमनी साम्राज्य और कर्नाटक में शासन करने वाली विजयनगर साम्राज्य के बीच जब युद्ध हुआ, तो उसी दौरान गोला बारूद तोप का प्रयोग पहली बार हुआ था। उसी दौरान गोला बारूद तोप का प्रयोग पहली बार हुआ था। लेकिन अगर बात उत्तर भारत की करें, तो उत्तर भारत में पहली बार तोप का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में किया गया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध आप सब लोग जानते हैं, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर युद्ध भूमि में ही उसकी हत्या कर दिया। और पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतकर बाबर ने भारत में दिल्ली सल्तनत के शासन का अंत किया और मुगल वंश के शासन की स्थापना किया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाएंगे तो पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार उत्तर भारत में तो बारूद का प्रयोग जो है आपको बाबर के द्वारा किए गए थे। तो आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद खानवा का युद्ध बाबर ही लड़ा था। आप सब लोग जानते हैं खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। और इस खानवा के युद्ध में भी बाबर की जीत हुई। देखिए, बाबर
पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद जब यह लक्ष्य बनाया कि उसे भारत में ही रहने हैं, जब यह लक्ष्य बनाया कि उसे भारत में ही रहने हैं, यही चीज खानवा के युद्ध का कारण बना और फिर 1527 में जाकर खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध काफी महत्वपूर्ण युद्ध था और इस युद्ध में ही बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध से भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना हुई है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के प्लासी नामक स्थान में भागीरथी नदी के तट पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ है और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। इसी युद्ध से भारत में ब्रिटिशों की राजनीतिक प्रभुसत्ता की स्थापना हुई मानी जाती है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा और अफगानों के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठों की तरफ से नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव भाऊ ने किया था और अफगानों की तरफ से नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया था और इस पानीपत के तृतीय युद्ध में अफगानों की जीत हुई और मराठों की हार हुई। पानीपत के तृतीय युद्ध ने ही यह साबित कर दिया कि मराठा में वो शक्ति नहीं है कि वो पूरे भारत में शासन कर सके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन गलत है? कौन सा कथन सही नहीं है मतलब कौन गलत है? देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी पेबोक्रिस्टेटस है। हाँ, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और मोर का ही वैज्ञानिक नाम है पाबोक्रिस्टेटस, सही है। भारत का राष्ट्रीय फूल नेलंबो न्यूसीफेरा गेल्टर्न है, एकदम सही है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय फूल कमल है, उसी का वैज्ञानिक नाम है नेलंबो न्यूसीफेरा, यह भी सही है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष फाइकस बेंगालेसिस है, सही है यह भी। आप सब लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है और बरगद का ही वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेसिस। भारत का राष्ट्रीय पशु मैग्निफेरा इंडिका है? नहीं। देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ, और बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइगरिस। पैंथेरा टाइगरिस, पैंथेरा टाइगरिस। वहीं जो मैग्निफेरा इंडिका है, आम का वैज्ञानिक नाम है और आम भारत का राष्ट्रीय फल है। आम भारत का राष्ट्रीय फल है, उसी का वैज्ञानिक नाम है मैग्निफेरा इंडिका, अर्थात इसमें सही नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, सही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? डी, डी। भारत में महिला आबादी के कमी के लिए मुख्य उत्तरदायी निम्न में से कौन कारण है? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, अंधविश्वास? सामाजिक कारण है। महिला आबादी के कम होने का कारण है सामाजिक। देखिए, आपको होता क्या है कि जब किसी को भी यह मालूम हो जाता है कि उसके पत्नी के गर्भ में बेटी पल रहा है तो भ्रूण हत्या कर दी जाती है, मतलब गर्भ में ही जो है गर्भपात करवा दिया जाता है। एक रीजन ये है। दूसरा ये है कि भारतीय समाज जो है पुरुष प्रधान समाज है। भारतीय समाज में लोगों को पुत्र मोह थोड़ा ज्यादा है। पुत्री की तुलना में भारतीय समाज के लोग जो है पुत्र मोह में ज्यादा लीन हो जाते हैं। लेकिन अब लोग धीरे धीरे शिक्षित हो रहे हैं, लोग धीरे धीरे समाज में देख पा रहे हैं कि पुत्र अपना शादी विवाह करके अलग कहीं चले जाता है तो इससे बढ़िया तो बेटी ही है। तो अब धीरे धीरे जो है
महिला और पुरुष की जनसंख्या में ऐसे अभी अंतर है, लगभग 1 से 1.5% के आसपास अंतर है, लेकिन जो है आगे आने वाले दिनों में हो सकता है ये बराबर की स्थिति में आ जाए, आगे आने वाले दिनों में हो सकता है बराबर की स्थिति में आ जाए। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कुछ इंटरनेशनल संस्थाओं ने जो भारत का सेक्स रेशियो निकाला है, उसमें इंटरनेशनल संस्थाओं के अनुकूल भारत में सेक्स रेशियो बढ़ गया है, पहले की तुलना में बढ़ गया है। पहले जो सेक्स रेशियो था 1000 पुरुष पर 943 महिला, इसमें बढ़ोतरी हुआ है। तो धीरे धीरे समानता की स्थिति में हम लोग आ जाएंगे, लेकिन महिलाओं की आबादी के कम होने का जो सबसे बड़ा कारण है वह है समाज। लोग ये सोचता है कि समाज क्या सोचेगा, अगर पुत्र नहीं होगा तो समाज क्या सोचेगा। समाज कुछ होने सोचता है, समाज को उतना सोचने के लिए अब टाइम नहीं है। 21वीं सदी में लोग जी रहा है, समझे। तो इस समाज के चक्कर में मत पड़िए। देखिए, स्वार्थी बनिए, एकदम स्वार्थी बनिए, अपने आप से मतलब रखिए, अपने अलावा किसी को मत देखिए, समझ गए। सामाजिक कारण है, इसमें कौन बड़का बात बोल दिए जो अल्लाह कर रहे हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। रेल मंडल और मुख्यालय। देखिए, आप सब लोग जानते हैं, भारत की अगर बात की जाए तो भारत में परिवहन के कई मार्ग हैं। रेल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन, जलमार्ग परिवहन, उसमें एक रेल मार्ग परिवहन है। और भारत में रेलवे का जाल बिछा हुआ है और परिवहन का एक सस्ता, सुगम और सरल मार्ग रेल मार्ग है। और भारत में रेल परिवहन को सुचारू एवं सुव्यवस्थित रूप से चलाने को लेकर संपूर्ण भारत में टोटल 18 रेलवे जोन का गठन हुआ है। और उन 18 रेलवे जोनों के माध्यम से ही भारत में रेल परिवहन का सुचारू एवं सुव्यवस्थित रूप से क्रियान्वित किया जाता है। उत्तरी रेलवे, दक्षिणी रेलवे, पूर्वी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, उत्तरी पूर्वी रेलवे, दक्षिणी पूर्वी रेलवे, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे, उत्तरी पश्चिमी रेलवे, मध्य रेलवे, सीमांत रेलवे, पूर्वी तटवर्ती रेलवे, ये सब रेलवे जोन है। और हर रेलवे जोन का मुख्यालय भारत के अलग अलग शहर में है। तो उत्तरी पूर्वी रेलवे की अगर हम लोग बात करें तो उत्तरी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर में। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर में। भारत में एकमात्र रेलवे जोन है जिसका मुख्यालय बिहार में है। और बिहार में उत्तरी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर में है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर में है। दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर में है। कहां है? बिलासपुर। और दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। कोलकाता भारत का एक ऐसा शहर है जहां 3 रेलवे जोन का मुख्यालय है। दक्षिणी पूर्वी रेलवे, पूर्वी रेलवे और कोलकाता मेट्रो रेलवे। 18 रेलवे जोन में ये 3 रेलवे जोन का मुख्यालय जो है आपको कोलकाता में है। और संभवतः सबसे अधिक रेलवे जोन का मुख्यालय वाला शहर कोलकाता ही है। फिर मुंबई में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। फिर अगर उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। उत्तर प्रदेश में आपको एक उत्तरी
पूर्वी रेलवे और एक उत्तरी मध्य रेलवे। उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद में है, जिसको प्रयागराज कहते हैं, और उत्तरी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। तो इसका आंसर क्या होगा? ABCD क्या होगा? डी। कौन सा कथन सही है? भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। क्या भारत में राजतंत्र है जी? राजतंत्र मतलब राजाओं के शासन है। क्या भारत में है राजाओं का शासन? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है? नहीं। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है? हां। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, और भारत में संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। सही बात है। भारत में कुलीन तंत्र है? नहीं। कुलीन तंत्र मतलब एक ही कुल के लोग जो है भारत में शासन कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आंसर हो जाएगा सी। लोकसभा का सचिवालय निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? देखिए, लोकसभा का जो सचिवालय होता है, लोकसभा का सचिवालय लोकसभा के दिन प्रतिदिन के काम को, लोकसभा के दिन प्रतिदिन के काम को निपटाने का काम करता है लोकसभा का सचिवालय। लोकसभा का सचिवालय। और लोकसभा के सचिवालय के कर्ता धर्ता की अगर हम लोग बात करें, तो लोकसभा के सचिवालय के कर्ता धर्ता होते हैं लोकसभा का महासचिव। लोकसभा के सचिवालय का कर्ता धर्ता कौन होता है? लोकसभा का महासचिव। और लोकसभा के महासचिव की अगर हम लोग बात करें, तो लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के महासचिव का नियुक्ति करता है लोकसभा का अध्यक्ष। और लोकसभा के महासचिव ही लोकसभा के सचिवालय का कर्ता धर्ता होता है। तो आप स्वयं थोड़ा सोच करके देखिए। देखिए, एक बात जानते हैं ना, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है वो राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होता है। जैसे महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी राष्ट्रपति के प्रति ही जवाबदेह है। उसी प्रकार से लोकसभा के सचिवालय के प्रमुख या सर्वे सर्वा महासचिव की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो स्वाभाविक सी बात है, लोकसभा का जो सचिवालय होगा वह लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति जिम्मेदार होगा, वहीं से नियंत्रित किया जाता होगा। और बात भी यही सही है, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। सही है या गलत? गलत है। गलत है। देखिए, गलत कैसे है? तो संसद, अंग्रेजी में पार्लियामेंट, अगर संसद यानी पार्लियामेंट की अगर हम लोग बात करें, तो संसद के अंतर्गत तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, संसद के अंतर्गत तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों आ जाता है। संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों आ जाता है। आता है या नहीं आता है? एकदम से आता है। तो अब सीधा संसद कह रहा है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद संसद के प्रति यानी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों के प्रति जिम्मेदार थोड़े होता है? नहीं होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अगर हम लोग बात करें, तो आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 को पढ़िए और अनुच्छेद 75 के क्लाउज 3 को पढ़िए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के क्लाउज 3 को अगर आप पढ़ेंगे, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 का क्लाउज 3 यह कहता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, ना कि राज्यसभा और राष्ट्रपति के प्रति। संसद के अंतर्गत तो सब चीज आ जाएगा। यहां पर अगर यह रहता
कि केंद्र में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तब यह सही हो जाता, लेकिन यहां पर यह है नहीं, बल्कि यह है संसद के प्रति, और संसद तो काफी व्यापक है, इसी वजह से यह गलत हो जाएगा। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेंगे, हां सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के ही क्लाउज 2 को पढ़िए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के क्लाउज 2 को पढ़िए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के क्लाउज 2 को अगर आप पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 का क्लाउज 2 यह कहता है, संघीय मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। संघीय मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं, या संघीय मंत्री व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि राष्ट्रपति कभी भी किसी भी संघीय मंत्री को पद से हटा देगा, ऐसा नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति किसी भी संघीय मंत्री को तब पद से हटाता है जब प्रधानमंत्री कहता है, जब प्रधानमंत्री कहता है, प्रधानमंत्री के सलाह पर हटाता है, अपने मन से नहीं। आगे, विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, हां करेगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 को पढ़िए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 को आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख है। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख है। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख है। अनुच्छेद 78 में जो प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख है उसमें यही कहा गया है कि प्रधानमंत्री का काम यह है कि प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत करवाएंगे, या कोई विधि बनाया जाना है उसको लेकर के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। इन तमाम बातों की चर्चा अनुच्छेद 78 में है। अनुच्छेद 78 के अनुसार यह स्टेटमेंट आपको सही है। निम्न कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन कौन सही है? बी 2 और 3। निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? देखिए, आप सब लोग जानते हैं मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य को स्थापित किया और उन्होंने रायगढ़ को राजधानी बनाकर अपना शासन प्रशासन किया, और शासन प्रशासन करते हुए शिवाजी महाराज का निधन 1680 ईस्वी में हो गया। 1680 ईस्वी में हो गया। 1680 में शिवाजी महाराज के निधन होने के बाद शिवाजी महाराज का उत्तराधिकारी उसका बेटा संभाजी बना, जो 1680 से 89 तक छत्रपति बने रहे। और संभाजी मुगलों से लड़ता हुआ 1689 में मारा गया। संभाजी के मारे जाने के बाद संभाजी का उत्तराधिकारी उसका भाई राजाराम बना, जो 1689 से 1700 ईस्वी तक मराठा छत्रपति रहे। 1700 ईस्वी में मुगलों से लड़ता हुआ राजाराम भी मारा गया। जब 1700 ईस्वी में मुगलों से लड़ता हुआ राजाराम भी मारा गया तो राजाराम की पत्नी ताराबाई थी, और फिर राजाराम की पत्नी ताराबाई ने अपने अल्पवयस्क पुत्र को गद्दी पर बैठाया, और वो बच्चा नाम मात्र का शासक था। जबकि शासन की बागडोर की अगर हम लोग बात करें तो शासन की बागडोर ताराबाई के हाथ में था। शासन की बागडोर ताराबाई के हाथ में 1700 ईस्वी में आया, और 1700 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक औरंगजेब के निधन तक
मुगलों से लगातार संघर्ष करने का काम ताराबाई ही की थी। मुगलों से लगातार संघर्ष करने का काम ताराबाई ही की थी। और जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब का निधन हुआ तो जो मराठा सत्ता था, मराठा सत्ता या मराठा गद्दी जो है आपको ताराबाई के हाथ में था, ताराबाई के हाथ में था। और यह किसी परीक्षा का संभवतः पूछा गया प्रश्न है कि जब औरंगजेब का निधन हुआ था तो उस समय मराठा साम्राज्य की शक्ति किसके हाथ में थी, तो आंसर हो जाता ताराबाई। और ताराबाई 1700 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक जो मुगलों से संघर्ष करने का काम की है, इस कालखंड को मराठा स्वतंत्रता संघर्ष का कालखंड कहा जाता, मराठा स्वतंत्रता संघर्ष का कालखंड कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ताराबाई। निम्नांकित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की है? देखिए, विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना समझिए। आपको भारत की आजादी के लिए जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, भारत की आजादी के लिए जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो भारत की आजादी के लिए लड़ाई भारत में तो लड़ी ही गई, विदेशों में भी लड़ी गई। कैसे विदेशों में भी लड़ी गई? आप याद कीजिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़िएगा तो उसमें आपको एक क्रांतिकारी आंदोलन के विषय में पढ़ना होता है। और बात अगर क्रांतिकारी आंदोलन की करे तो क्रांतिकारी आंदोलन लंदन में भी हुआ था, अमेरिका में भी हुआ था, जर्मनी में भी हुआ था, फ्रांस में भी हुआ था। और क्रांतिकारी आंदोलन 2 चरणों में हुआ है। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण 1907 से 1917, 1907 से 1917 और क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण 1924 से 1934। क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण के दौरान 1914-15 ईस्वी के समय राजा महेंद्र प्रताप ने विदेशों में, विदेश के अंतर्गत अफगानिस्तान के काबुल में विदेशियों से सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से समानांतर सरकार का गठन राजा महेंद्र प्रताप ने किया। और राजा महेंद्र प्रताप का मूल नाम था खड़क सिंह। राजा महेंद्र प्रताप का मूल नाम खड़क सिंह था और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। लेकिन राजा महेंद्र प्रताप की अगर हम लोग बात करें तो ये काबुल में 1914-15 ईस्वी में जाकर समानांतर सरकार का गठन किया ताकि विदेशियों से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सहायता प्राप्त की जा सके। और उस सरकार के अंतर्गत प्रथम राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप स्वयं बने। आंसर हो जाएगा राजा महेंद्र प्रताप। अठारह के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली। देखिए, लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई की अगर हम लोग बात करें तो लक्ष्मीबाई का जो जन्म है वह उत्तर प्रदेश के बनारस या वाराणसी के गोलघर में, वाराणसी के गोलघर में नवंबर 1828 ईस्वी में, नवंबर 1828 ईस्वी में वाराणसी के गोलघर में महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ। इनके पिता मोरोपंत, इनके पिता मोरोपंत थे। और इनकी माता की अगर हम लोग बात करें तो इनकी माता थी भागीरथी बाई। भागीरथी बाई इनकी माता थी। इनके पिता मोरोपंत एक बार जो है आपको झांसी के महाराज गंगाधर राव के दरबार में रानी लक्ष्मीबाई को लेकर गया। झांसी के महाराज गंगाधर राव को रानी लक्ष्मीबाई काफी पसंद आ गई, जबकि काफी बच्ची थी, मात्र 12-13 वर्ष की उम्र की थी रानी लक्ष्मीबाई। और गंगाधर राव एकदम अपने अंतिम समय में था। लेकिन
गंगाधर राव को रानी लक्ष्मीबाई पसंद आ गया, तो गंगाधर राव जो है बुरारी में फैलहारी करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई से विवाह कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई से विवाह कर लिया। अब हल्ले कर लीजिए। हो गया। हो गया। चलिए सुनिए सुनिए। तो गंगाधर राव का विवाह रानी लक्ष्मीबाई के साथ हुआ और गंगाधर राव का कुछ वर्षों के बाद निधन हो गया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई को कोई संतान नहीं हुआ। तो रानी लक्ष्मीबाई दामोदर राव को पुत्र के तौर पर गोद ली, और गोद लिया हुआ पुत्र था कौन? तो गोद लिया हुआ पुत्र था आपको दामोदर राव। जिस वजह से गंगाधर राव के निधन होने के बाद रानी लक्ष्मीबाई जब दामोदर राव को झांसी का महाराज बनाया, तो अंग्रेजी कंपनी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और गोद निषेध प्रथा के तहत लॉर्ड डलहौजी ने 1853 ईस्वी में झांसी को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। रानी लक्ष्मीबाई हर संभव प्रयास की कि झांसी उसे वापस मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। अंततः 1857 के विद्रोह में झांसी के क्षेत्र से रानी लक्ष्मीबाई कूद पड़ी। झांसी और ग्वालियर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ही की, और ब्रिटिश सेनापति जनरल ह्यूरोज से लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई 1858 में, और उनका जो मकबरा है वह ग्वालियर में है। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली वाराणसी और मकबरा ग्वालियर। तो जन्मस्थली पूछ रहा है, आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी। वन महाद्वीप है। उस महाद्वीप का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए, एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब कौन बनाता है? थोड़ा सा इसको देखिए ना। ये जो है आपको दक्षिणी अमेरिका महादेश है, और ये आपको अफ्रीका महादेश है। तो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब कौन दो महादेश बनाता है? दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महादेश। दक्षिणी अमेरिका महादेश और अफ्रीका महादेश, ये अफ्रीका महादेश है और ये दक्षिणी अमेरिका महादेश है। तो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाता है अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। विश्व के किस महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है? देखिए, आपको देखेंगे तो एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यहां पर अनेकों मरुस्थल है। जैसे एशिया में थार मरुस्थल है, तकला मकान है, मंगोलिया है, ये सब एशिया महादेश का मरुस्थल है। फिर आप अफ्रीका में आइएगा तो कालाहारी मरुस्थल, नामीब मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, ये सब है आपको अफ्रीका महादेश में। फिर आप उत्तरी अमेरिका महादेश में आइएगा तो सोनोरन मरुस्थल उत्तरी अमेरिका महादेश में आपको देखने को मिलेगा। फिर दक्षिणी अमेरिका महादेश में आटाकामा मरुस्थल देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन, विक्टोरिया जैसे मरुस्थल देखने को मिलेंगे। और अंटार्कटिका तो एक प्रकार से मरुस्थल है। लेकिन यूरोप महादेश की अगर हम लोग बात करें तो यूरोप महादेश में एक भी मरुस्थल देखने को नहीं मिलता है। यूरोप महादेश में एक भी मरुस्थल देखने को नहीं मिलता है।
कैप कैनवेरल जिस स्थल से अंतरिक्ष यान स्पेस शटल छोड़े जाते हैं किस तट पर है? अमेरिका के फ्लोरिडा के तट पर कैप कैनवेरल है जहां से स्पेस शटल छोड़े जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अनुच्छेद 14 आप सब लोग जानते हैं, अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता, यानी समानता के अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 एक प्रकार का राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 36 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 यह कहता है राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो मंत्री परिषद की चर्चा है अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया की चर्चा है। क्या होगा? डी। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रोटेम स्पीकर अर्थात अस्थायी अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर का पद हमेशा तब चर्चा में रहता है जब नई लोकसभा का चुनाव होता है और नई विधानसभा का चुनाव होता है, तब प्रोटेम स्पीकर का पद जो है मुख्य तौर पर चर्चा में रहता है। जैसे अभी 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है। 18वीं लोकसभा के चुनाव 7 चरण में हो रहे हैं, जिसमें 5 चरणों में वोटिंग हो चुका है, 2 चरणों में वोटिंग बाकी है, एक 26 और दूसरा 1, और फिर 4 तारीख को जो है आपको रिजल्ट आएगा। 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो 543 के 543 लोकसभा सीट के लिए जो लोकसभा सदस्य निर्वाचित होंगे, उन 543 लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों में से यह देखा जाएगा कि कौन लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों में से कौन सबसे वरिष्ठतम है, और जो सबसे वरिष्ठतम लोकसभा का निर्वाचित सदस्य होगा उसे प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त राष्ट्रपति करेंगे, और जो प्रोटेम स्पीकर बनेगा वह लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएगा। प्रोटेम स्पीकर का मुख्य काम लोकसभा के नवनिर्वाचित यानी नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना होता है, और जब लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेकर लोकसभा में काम करना शुरू कर देते हैं तो लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य लोकसभा में जब काम करना शुरू कर देते हैं तो लोकसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से साधारण बहुमत के आधार पर एक अस्थायी अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुन लेते हैं, और जैसे ही अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है वैसे ही प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। और प्रोटेम स्पीकर की अगर आप बात करेंगे तो इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। यही है प्रोटेम स्पीकर का मुख्य काम। और यहां पर जो हम आपको बताए हैं कि लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों में से वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त किया जाता है। यहां पर उम्र नहीं देखा जाता, वरिष्ठतम सदस्य में उम्र नहीं देखा जाता है, बल्कि यह देखा जाता है कि कौन 543 में से ऐसा सदस्य है जो सबसे अधिक बार लोकसभा का सदस्य बना है। सबसे अधिक बार कोई 2 बार बना है, कोई 3 बार बना है, कोई 4 बार, कोई 5 बार, कोई 6 बार, कोई 7 बार, कोई 8 बार। जो सबसे अधिक बार लोकसभा का सदस्य बना हुआ होता है वही सबसे वरिष्ठतम सदस्य माना जाता है। समझे बात को? तो इसका आंसर क्या होगा? सदस्यों को शपथ दिलाना। और एक बात आप जानिए, लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के सदस्य, अगर बिना शपथ ग्रहण के सदन की कार्यवाही में भाग लेता है तो उसे 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होता है। जितना दिन बिना शपथ ग्रहण का भाग लेगा उतना गुना 500 करके जो है देना पड़ेगा। समझे? जुर्माना है ये। निम्न में से
कौन एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? कौन एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? मतलब कार्यवाही लंबित होना, इसका क्या मतलब है? यानी कोई भी काम लंबित हो जाना, मतलब कोई भी काम रुक जाना। कोई भी काम क्या होना? रुक जाना। देखिए, आप इस बात को जानिए, जब कोई कार्यवाही लंबित होती है तो उस कंडीशन में ऊपरी न्यायालय के द्वारा निचली न्यायालय को आदेश दिया जाता है। ऊपरी न्यायालय के द्वारा निचली न्यायालय को आदेश दिया जाता है, और ऊपरी न्यायालय जब निचली न्यायालय को आदेश देता है तो उसे हम लोग न्यायिक आदेश कहते हैं या न्यायिक रीट कहते हैं। और न्यायिक रीट की अगर हम लोग बात करें तो न्यायिक रीट दो प्रकार का होता है, एक प्रतिषेध और दूसरा उत्प्रेषण। एक प्रतिषेध और दूसरा उत्प्रेषण। कार्यवाही लंबित होने की स्थिति में प्रतिषेध रीट सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को लेकर जारी करता है या अर्ध न्यायिक संस्था को लेकर जारी करता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रतिषेध। निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक बाल गंगाधर तिलक के संबंध में सही नहीं है, मतलब गलत है? देखिए, बाल गंगाधर तिलक जिनका उपनाम लोकमान्य है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म जुलाई 1856 में महाराष्ट्र में हुआ था। उनका जन्मभूमि और कर्मभूमि महाराष्ट्र रहा है। उनके विषय में कहा जाता है कि उन्हें भारत में हिंदू राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। भारत में हिंदू राष्ट्रवाद का जनक बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के लोगों के बीच जागरूकता अभियान फैलाने का काम किया, और उन्होंने जागरूकता अभियान अपने पत्र पत्रिका और गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव के माध्यम से उन्होंने महाराष्ट्र के क्षेत्र में जागरूकता अभियान फैलाने का काम किया। उनकी कई सारी रचनाएं हैं। उन रचनाओं में एक है द आकर्टिक होम सिद्धांत, और आकर्टिक होम सिद्धांत में उन्होंने यह लिखा है कि जो आर्य लोग थे, आर्य लोग उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र से या आर्कटिक क्षेत्र से जो है आपको भारत आए थे, आर्कटिक क्षेत्र से भारत आए थे, और गौवध पर प्रतिबंध लगाने को लेकर उनके द्वारा लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का भी काम किया गया था। और साथ ही साथ महात्मा गांधी के अलावा बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे राजनेता हुए जो पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे के क्षेत्र में होम रूल लीग आंदोलन को भी चलाने का काम किया, और आगे चलकर जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को शुरू कर रहे थे तो असहयोग आंदोलन को शुरू करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था, बाल गंगाधर तिलक का बहुत बड़ा योगदान था। और कहा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक के समकालीन एक पारसी समाज सुधारक, उसका नाम था बहराम जी मालावाड़ी। बहराम जी मालावाड़ी के प्रयास से लड़की के विवाह के न्यूनतम उम्र को निर्धारित करने के लिए 1891 ईस्वी में एक अधिनियम पारित हुआ जिसे सम्मति आयु अधिनियम कहा जाता है। और सम्मति आयु अधिनियम के तहत लड़की के विवाह की उम्र को 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया था। लड़की के विवाह के उम्र 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया था। और आप एक बात जानिए, 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था, जिस नेटिव मैरिज एक्ट के तहत लड़की के विवाह के उम्र न्यूनतम 14 वर्ष निर्धारित किए गए थे। लेकिन सम्मति आयु अधिनियम 1891 के तहत लड़की के विवाह की उम्र 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया। जब यह काम हुआ तब बाल गंगाधर तिलक ने सम्मति आयु अधिनियम का विरोध किया
और उन्होंने विरोध इसलिए किया क्योंकि लड़की के विवाह की उम्र को घटा दिया गया था। इसी वजह से बाल गंगाधर तिलक ने सम्मति आयु अधिनियम का विरोध किया। उन्होंने समर्थन नहीं किया था, बल्कि क्या किया था? विरोध। उन्होंने आर्यों के उत्तर ध्रुवीय आवास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, हां। गौवध विरोधी समाज की स्थापना की, हां। उन्होंने पूना में होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की, हां। उन्होंने सहमति की आयु विधेयक का समर्थन किया, नहीं, विरोध किया, क्योंकि लड़की के विवाह की उम्र घटा दिए गए थे। इसी वजह से उन्होंने विरोध किया। यही गलत है, यही इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह कानून बना, सही है। हिंदू धर्म की विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह, फिर से विवाह करने का अधिकार दिलाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं के प्रयास से लॉर्ड कैनिंग ने 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित किया, सही बात है। इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन एक्ट 1931 में लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में आया, सही है। 1948 में शारदा एक्ट में बदलाव कर लड़की की विवाह उम्र 16 और लड़के की 19 वर्ष कर दी गई, नहीं, गलत है। देखिए, राजस्थान के एक शिक्षाविद हैं और समाज सुधारक है, उनका नाम है हरविलास शारदा। हरविलास शारदा के प्रयास से लड़की और लड़का के विवाह के न्यूनतम उम्र को निर्धारित करने को लेकर 1929 ईस्वी में शारदा अधिनियम आया। और 1929 ईस्वी में जो शारदा अधिनियम आया, उस शारदा अधिनियम के तहत लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष निर्धारित किया गया और लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित किया गया। 18 वर्ष निर्धारित किया गया। यह शारदा अधिनियम पारित हुआ 1929 में, लेकिन यह अधिनियम लागू हुआ है 1 अप्रैल 1930 ईस्वी से। 1 अप्रैल 1930 ईस्वी से इस अधिनियम के लागू होने के बाद आगे चलकर देश को आजादी मिली। आजादी के बाद भी यह अधिनियम लागू रहा। आगे चलकर जब देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बनी, तो प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार जो कि 1977 से 1980 ईस्वी तक रही थी, उस गैर कांग्रेसी सरकार के दौरान ही प्रधानमंत्री जब मोरारजी देसाई हुआ करते थे 1977-78 के समय, तो 1978 में शारदा अधिनियम में संशोधन हुआ। और 1978 में जब शारदा अधिनियम में संशोधन हुआ, तो फिर लड़की के विवाह की उम्र को 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया और लड़का के विवाह की उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर के 21 वर्ष कर दिया गया। लड़की के विवाह की उम्र को 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष और लड़का के विवाह की उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया। यह हुआ 1978 में, 1948 नहीं बल्कि 1978। तो इसी वजह से यह गलत हो जाएगा, अर्थात आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद आगे है 1891 में बहराम जी मालावारी के प्रयास से एज ऑफ कंसेंट एक्ट बना। एकदम हाँ, सही बात है, आंसर सी। आगे आइए। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ के संस्थापक सैयद अहमद खां के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इस्लामी समाज में सुधारवादी आंदोलन चलाने का श्रेय सर सैयद अहमद खां को जाता है। सर सैयद अहमद खां ने ही अलीगढ़ में 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया। यही मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज आगे चलकर बना AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब अगर सर सैयद अहमद खां की हम लोग बात करें, ये कांग्रेस के धूढ़ विरोधी थे। कांग्रेस के धूढ़ विरोधी थे, कांग्रेस के समर्थक नहीं थे बल्कि कांग्रेस के विरोधी थे। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना तक का विरोध किया। इन्होंने
मतलब सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की स्थापना तक का विरोध किया और अंग्रेजों ने कांग्रेस को तोड़ने के लिए सर सैयद अहमद खान का प्रयोग किया था और कांग्रेस के विकल्प के तौर पर इन्होंने कांग्रेस का विरोध करने के लिए यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किया। लेकिन सर सैयद अहमद खान कांग्रेस का जितना विरोध किए कांग्रेस उतना अधिक मजबूत हुआ। और दूसरी बात, सर सैयद अहमद खान को इस्लामी समाज का राजा राम मोहन राय कहा जाता है और जैसे राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य या यूरोपीय शिक्षा पद्धति के समर्थक थे, उसी प्रकार से सर सैयद अहमद खान की अगर हम लोग बात करें तो सर सैयद अहमद खान भी अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, यूरोपीय पद्धति से शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। वे इस्लामी पद्धति से शिक्षा देने के समर्थक नहीं थे, बल्कि वे इस बात के समर्थक थे कि भारत के मुसलमानों को शिक्षा यूरोपीय पद्धति से दी जाए, भारत के मुसलमानों को शिक्षा यूरोपीय पद्धति से दी जाए। सर सैयद अहमद खान भले कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े समर्थक थे और ये हिंदू और मुसलमान को भारत की दो आंख बतलाता था, भारत की दो आंख बतलाता था। और इनकी प्रमुख रचना है तहजीब उल अखलाक अर्थात सभ्यता और नैतिकता, सभ्यता और नैतिकता। समझे? बताइए पहला नंबर सही या गलत? दूसरा, इस्लामी शिक्षा का समर्थक था, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक था, ब्रिटिश शिक्षा का समर्थक था, पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, यूरोपीय शिक्षा का समर्थक था, इस्लामी शिक्षा का समर्थक नहीं था महाराज। ना तो एक ना ही दो। एक ऐसे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किस की खेती के लिए आइडियल माना जाता है? देखिए एक बात जानिए, चाय और कॉफी का उत्पादन उस क्षेत्र में होगा जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक हो, लेकिन भूमि सुलोपाकार हो, मतलब समतल भूमि ना हो, मतलब इस प्रकार का भूमि ना हो, बल्कि भूमि इस प्रकार का हो। देखिए चाय की खेती के लिए, चाय और कॉफी की खेती के लिए, चाय और कॉफी की खेती के लिए 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा जरूरी है, लेकिन वर्षा का पानी खेत में रुकना नहीं चाहिए। अगर वर्षा का पानी खेत में रुक जाता है तो फिर जो चाय और कॉफी का पौधा है वह एक प्रकार से कहिए तो सड़ने लगता है। पानी की ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन पानी खेत में रुकनी नहीं चाहिए। इसी वजह से भूमि ढालूनुमा होनी चाहिए, भूमि ढालूनुमा होनी चाहिए चाय और कॉफी के खेती के लिए। और आपको भारत में चाय का उत्पादन अगर देखा जाए, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में, असम में और दक्षिण भारत में भी चाय की खेती जो है आपको होती है। और भारत की चाय ब्रिटेन जैसे देशों को तथा विश्व के अन्य देशों को भी जो है आपको निर्यात किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या? चाय। रूर बेसिन प्रसिद्ध क्षेत्र है। रूर बेसिन जर्मनी का प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। जैसे झारखंड के छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में कोयला की अधिकता है, जर्मनी के रूर बेसिन इलाका में जो है कोयला की अधिकता है, कोयला की अधिकता है। समझ गए? तो रूर बेसिन जर्मनी में है, खनिज संसाधन काफी ज्यादा है यहां पर। निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह
का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप की अगर हम लोग बात करें तो बोर्नियो द्वीप यहां है, देखिए यहां है बोर्नियो द्वीप, यहां ये है बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप, बोर्नियो द्वीप पर राजनीतिक अधिकार तो इंडोनेशिया का है। बोर्नियो द्वीप मूल तौर पर इंडोनेशिया का द्वीप है, राजनीतिक अधिकार इंडोनेशिया का है इस द्वीप पर, लेकिन इस द्वीप का विस्तार मलेशिया में भी है और इस द्वीप का विस्तार ब्रुनेई नामक देश में भी है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोर्नियो एक ऐसा द्वीप है जिस पर 3 देशों का अधिकार है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। तो आंसर हो जाएगा बोर्नियो द्वीप। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, देखिए संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद का 2 सदन हो, इसके बाद मंत्रिपरिषद संसद के प्रति जवाबदेह हो, मंत्रिपरिषद संसद के प्रति जवाबदेह हो, संसद के अंतर्गत लोकसभा आता है, लोकसभा के प्रति मुख्य तौर पर मंत्रिपरिषद जवाबदेह होता है और लोकसभा के प्रति मुख्य तौर पर मंत्रिपरिषद जवाबदेह इसलिए होता है क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो लोकतांत्रिक ढंग से चुने जाते हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वे आपको लोकतांत्रिक ढंग से चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है जिसमें आम जनता पार्टिसिपेट करता है। यही वजह है केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो अब इस प्रश्न को ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हम लोग देखते हैं। संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व हो ना, ऐसा बात ना है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, ये हो सकता है। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। मोदी जी को लोग हटा देगा, चुनाव में मोदी जी हारेंगे तब हटेंगे, हमारे आपके कहने से थोड़े हट जाएंगे। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सके, एकदम हटाई जा सके। इसका एग्जैक्ट उत्तर होगा बी, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, बी। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? यानी कौन ऐसा क्षेत्र है जिसमें राज्यसभा को जितना शक्ति है उतना ही शक्ति लोकसभा को भी है? यानी कौन ऐसा काम है जिसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों को एक समान अधिकार प्राप्त है? पहला, नई अखिल भारतीय सेवा गठित करने के विषय में नहीं। देखिए अखिल भारतीय सेवा, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, ये सब अखिल भारतीय सेवा है। इस आईएएस आईपीएस जैसे अखिल भारतीय सेवा गठित करने का अधिकार राज्यसभा को है और राज्यसभा को यह अधिकार देता है अनुच्छेद 312। आईएएस आईपीएस जैसा अखिल भारतीय सेवा गठित राज्यसभा ही कर सकता, लोकसभा नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। लोकसभा कभी नहीं कर सकता है, राज्यसभा ही कर सकता है। इसमें राज्यसभा को ज्यादा अधिकार है, इसमें दोनों को एक समान अधिकार नहीं होता है, तो यह नहीं होगा। संविधान में संशोधन करने के विषय में हां, देखिए संविधान में संशोधन करने के विषय में जितना अधिकार राज्यसभा को है उतना ही अधिकार लोकसभा को भी है, जितना अधिकार राज्यसभा को है उतना ही अधिकार लोकसभा को भी है। अगर मान लिया जाए संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में आया, लोकसभा पारित कर दिया, तत्पश्चात राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा को भी इसे पारित करना होगा। अगर राज्यसभा पारित करता है तभी यह आगे बढ़ेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा। अगर राज्यसभा संविधान संशोधन विधेयक को पारित नहीं करता है तो यह मान लिया जाएगा कि राज्यसभा उसे पारित करने के पक्ष में नहीं है। इस कंडीशन में संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में
इस कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, नहीं बुलाया जाता, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को अपने विशेष बहुमत से पारित करना ही होगा। मतलब संविधान संशोधन विधेयक को लेकर हम लोग कह सकते हैं कि लोकसभा राज्यसभा दोनों को एक समान अधिकार प्राप्त है, दोनों को एक समान अधिकार प्राप्त है। यही इसका उत्तर होगा। सरकार को हटाने के विषय में, सरकार को हटाने के संदर्भ में लोकसभा को ज्यादा अधिकार है, क्योंकि सरकार को हटाया जाता है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ला करके, अविश्वास प्रस्ताव ला करके, और अविश्वास प्रस्ताव लाया कहां जाता है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है लोकसभा में। कहां लाया जाता है? लोकसभा में। और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही रहता है। उस अविश्वास प्रस्ताव को राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में अगर साधारण बहुमत से भी पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है, वह प्रस्ताव राज्यसभा में नहीं जाती है। तो इस कंडीशन में लोकसभा को ज्यादा अधिकार है। कटौती प्रस्ताव, इसमें भी लोकसभा को ज्यादा अधिकार है, समझे। तो इस संविधान में संशोधन करने के विषय में जो है राज्यसभा और लोकसभा को एक समान शक्ति है। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? देखिए, आप सब लोग जानते हैं अस्पृश्यता यानी छुआछूत के अंत की घोषणा की गई है अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 17 में। और मौलिक अधिकार क्या गो है? 6 गो है। मौलिक अधिकार 6 गो है। समानता का अधिकार जिसकी चर्चा अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार जिसकी चर्चा अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसकी चर्चा अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसकी चर्चा अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जिसकी चर्चा 29 और 30। और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसकी चर्चा अनुच्छेद 32। तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है और अनुच्छेद 17 समता या समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच में ही अनुच्छेद 17 है। अर्थात अस्पृश्यता का अंत जो है समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। आंसर हो जाएगा डी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्न में से कौन बादशाह था? देखिए, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज नाम से 1600 ईस्वी में हुआ। 1600 ईस्वी में हुआ। ऐसे 1599 में हुआ है, लेकिन बोर्ड सब जो आंसर देता है उस अकॉर्डिंग हम 1600 ही मान लेते हैं। ऐसे 1599 मानिए, 1600 मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अकबर का शासनकाल है 1556 से 1605। जहांगीर का शासनकाल है 1605 से 1627। शाहजहां का शासनकाल है 1628 से 1657। औरंगजेब का शासनकाल है 1658 से 1707। यह मुगल बादशाहों का शासनकाल है। यह जो मुगल बादशाहों का शासनकाल है, इसमें 1556 से 1605 के बीच में ही 1600 ईस्वी आता है। और लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय जो है आपको मुगल बादशाह हुआ करते थे। कौन? तो अकबर। अकबर के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और कंपनी का भारत आगमन जहांगीर के समय हुआ और कंपनी भारत में व्यापार करना शुरू किया जहांगीर के समय। आगे चलकर शाहजहां ने व्यापारिक छूट दिया और औरंगजेब ने भी कंपनी को व्यापारिक छूट दिया। और जो है औरंगजेब के निधन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी, आगे चल करके यह राजनीतिक कंपनी में तब्दील हो गई और यह कंपनी भारत में व्यापार करने के साथ साथ जो है भारत में शासन प्रशासन भी करना शुरू कर दिया था। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था?
देखिए, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। आपको 1935 के भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान था कि प्रांतों में विधानसभा के चुनाव 1937 में होंगे, और 1937 के समय भारत में 11 प्रांत हुआ करता था, और भारत के 11 प्रांतों में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव 1937 में हुए। 11 प्रांतों में से 5 प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। जो 5 प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, बिहार, संयुक्त प्रांत या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत या मध्य प्रदेश, मद्रास और ओडिशा, ये 5 प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। और संयुक्त प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। तत्पश्चात उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार का गठन गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में किया। अर्थात 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस की जीत हुई तो कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को बनाया, और गोविंद बल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में वित्त विभाग रफी अहमद किदवई को सौंपा गया था। संयुक्त प्रांत या उत्तर प्रदेश के 1937 के चुनाव के बाद जो है आपको वित्त विभाग रफी अहमद किदवई को सौंपा गया था, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा बी। वही जो 5 प्रांत हमने आपको बतलाया है, इस 5 प्रांत के अलावे 3 अन्य प्रांत में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहां पर भी कांग्रेस अपने सरकार का गठन किया। मुंबई, असम, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, 8 प्रांत हो गए। फिर 3 ऐसे प्रांत हुए जिसमें कांग्रेस सरकार का गठन नहीं कर पाया। वो 3 प्रांत था सिंध, पंजाब, बंगाल। सिंध, पंजाब और सिंध में मिलीजुली सरकार, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है, मतलब प्राकृतिक गैस गोंडवाना क्रम के चट्टान में पाई जाती है? नहीं। देखिए, प्राकृतिक गैस अवसादी चट्टान में पाई जाती है, या यूं कहे कि उस प्रकार के चट्टान में पाई जाती है जिसमें जीवाश्म होता है, जिसमें जीवाश्म होता है। गोंडवाना क्रम के चट्टान में प्राकृतिक गैस नहीं बल्कि कोयला पाई जाती है, कोयला पाई जाती है। भारत के जो झारखंड राज्य है, पश्चिम बंगाल राज्य है, इन राज्यों में गोंडवाना क्रम के चट्टान की अधिक उपलब्धता है। इसी वजह से इन राज्यों में कोयला अधिक पाया जाता है। तो गोंडवाना क्रम के चट्टान में प्राकृतिक गैस नहीं बल्कि गोंडवाना क्रम के चट्टान में कोयला पाया जाता है। अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। हाँ, झारखंड के कोडरमा में अभ्रक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। धारबार खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है? नहीं। खनिज तेल के लिए अवसादी क्रम का चट्टान प्रसिद्ध है, धारबार क्रम का चट्टान नहीं। धारबार क्रम के चट्टान की अगर हम लोग बात करें तो यह जीवाश्म रहित चट्टान है। इसमें धात्विक खनिज पाया जाता है, जैसे लोहा, चांदी, सोना, मैग्नीज, ये सब धात्विक खनिज धारबार क्रम के चट्टान में पाया जाता है। खनिज तेल धारबार क्रम के चट्टान में नहीं पाया जाता है। तो गोंडवाना क्रम के चट्टान में प्राकृतिक गैस नहीं बल्कि कोयला, धारबार खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि धारबार क्रम का चट्टान जो है धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। धात्विक खनिज का मतलब होता है लोहा, तांबा, चांदी, सोना इत्यादि। समझे? कौन सा सही है? केवल 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बालाघाट हीरे की खान के लिए जाना जाता है? नहीं। बालाघाट मध्य प्रदेश में है या मैग्नीज भंडार के लिए जाना जाता है? मझगवा मैग्नीज भंडार के लिए जाना जाता है? नहीं। यह भी मध्य प्रदेश में है या हीरे की खान के लिए जाना जाता है? तो कौन सा सही है? ना तो एक ना ही 2। बालाघाट और मझगवा दोनों आपको मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। और बालाघाट मैग्नीज के लिए और मझगवा हीरे के खान के लिए प्रसिद्ध है।
निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में है। कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर, देखिए ध्यान दीजिएगा, केंद्र के संदर्भ में धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से सबसे पहले लोकसभा में आता है। राज्य के संदर्भ में धन विधेयक राज्यपाल के पूर्व अनुमति से सबसे पहले विधानसभा में आता है। धन विधेयक के संदर्भ में केंद्र के संदर्भ में लोकसभा को विशेषाधिकार प्राप्त होता है और राज्य के संदर्भ में विधानसभा को विशेषाधिकार प्राप्त होता है। अगर केंद्र के संदर्भ में लोकसभा पारित कर दिया तो राज्यसभा अधिक से अधिक 14 दिन तक रोक कर रख सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और राज्य के संदर्भ में विधानसभा अगर पारित कर दिया तो विधान परिषद अधिक से अधिक 14 दिन तक रोक कर रख सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा को नगण्य अधिकार प्राप्त होता है। सिर्फ राज्यसभा संशोधन करने की सिफारिश कर सकता है, संशोधन भी नहीं कर सकता है, ना रोक सकता है 14 दिन से ज्यादा। समझे? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है और भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार अनुच्छेद 143 देता है। अनुच्छेद 143 यानी कोई विधि का प्रश्न है, उस पर अगर किसी को राय लेना है तो राष्ट्रपति ले सकता है और राष्ट्रपति यह राय अनुच्छेद 143 के तहत ले सकता है। और सुप्रीम कोर्ट राय देने के लिए बाध्य है, लेकिन उस राय को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सिर्फ उन मामलों में ही राय देने के लिए बाध्य है जो सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। अन्य किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को भी राय देने के लिए बाध्य नहीं है। एक बार फिर से इस लाइन को सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सिर्फ उन मामलों में राय देने के लिए बाध्य है जो मामले सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। और सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को अगर आपको जानना है तो उसके लिए आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 को पढ़ना होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 को पढ़ना होगा, सॉरी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 को पढ़ना होगा। क्लियर है? किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? लोकसभा ना? बताए ना, आज भी तो बताए, लोकसभा। महात्मा गांधी से संबंधित अहिंसा एवं सविनय अवज्ञा के सिद्धांत किनकी कृतियों से प्रभावित है? देखिए, महात्मा गांधी की अगर आप बात करेंगे तो महात्मा गांधी के दार्शनिक विचारधारा पर टॉल्स्टॉय, रस्किन, थोरो इन लोगों का प्रभाव है महात्मा गांधी के दार्शनिक विचारधारा पर। और इन्हीं से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपना एक रास्ता बनाया। और इन लोगों से प्रभावित होकर ही महात्मा गांधी देश को आजादी दिलाने के लिए सत्याग्रह, देश को आजादी दिलाने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब महात्मा गांधी किए। तो अहिंसा एवं सविनय अवज्ञा के सिद्धांत रस्किन, टॉल्स्टॉय और थोरो। एनी बेसेंट से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। हां, एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज आगे चलकर 1916 में BHU बन गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बन गया, जिसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय को माना जाता है। उन्होंने होम रूल लीग को संगठित किया। हां, मद्रास के क्षेत्र में होम रूल लीग आंदोलन को संगठित करने का काम श्रीमती एनी बेसेंट ने ही की है। श्रीमती एनी बेसेंट
आयरलैंड की रहने वाली थी। भारत में जो श्रीमती एनी बेसेंट लोकप्रिय हुई है, भारत में उसकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है होम रूल लीग आंदोलन को चलाना। और होम रूल लीग आंदोलन के दौरान जब वो गिरफ्तार हुई थी, वहीं से उनकी लोकप्रियता में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई। और उसी के बाद जो है 1917 के कलकत्ता के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस ने श्रीमती एनी बेसेंट को अपना अध्यक्ष भी बनाने का काम किया था। और श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष मानी जाती है। और एनी बेसेंट कांग्रेस के उदारवादी विचारधारा से बिलोंग करती थी, कांग्रेस की उदारवादी विचारधारा से बिलोंग करती थी। लेकिन एनी बेसेंट जब महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किए गए, तो एनी बेसेंट गांधी जी के असहयोग आंदोलन से संतुष्ट नहीं थी, जिस वजह से एनी बेसेंट जो है आपको कांग्रेस से त्यागपत्र दे दी। और एनी बेसेंट की लोकप्रियता का एक कारण यह भी था, एनी बेसेंट ने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय बनाने का काम की। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक समाज सुधारक सोसाइटी थी जो 1875 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में मैडम वलाटोस्की और कर्नल आलकाट के द्वारा स्थापित किया गया था। उस थियोसॉफिकल सोसाइटी को भारत में लोकप्रिय बनाने का काम श्रीमती एनी बेसेंट ने ही की थी। सही है? सही है। 1 2 और 3। दक्षिण भारत के 4 भाषाई क्षेत्रों में से कौन सी असहयोग आंदोलन से अप्रभावित रहा है? देखिए, असहयोग आंदोलन पहला बड़ा जनव्यापी आंदोलन था, जिसका प्रभाव उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, पूर्वी भारत से लेकर पश्चिमी भारत तक हर क्षेत्र में देखने को मिला था। दक्षिणी भारत में असहयोग आंदोलन केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के क्षेत्र में हुआ था। लेकिन दक्षिणी भारत में असहयोग आंदोलन से अप्रभावित रहा था कर्नाटक अप्रभावित रहा था। कर्नाटक भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा है? ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा है वीवी गिरी, जो कि देश के चौथे राष्ट्रपति बने हैं, निर्दलीय राष्ट्रपति बने हैं और साथ ही साथ सबसे कम मतांतर से राष्ट्रपति चुने गए हैं और द्वितीय वरीयता के मत से ये राष्ट्रपति चुने गए हैं। इनका संबंध यूनियन आंदोलन से रहा है। एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी ये देश के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं। राजेंद्र प्रसाद के अलावा नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जो 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़े हैं। पहली बार ये हार गए थे, ये बीबी गिरी से ही हारे थे और दूसरी बार निर्विरोध चुने गए। के आर नारायण देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति रहे हैं। ये एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका संबंध केरल राज्य से है और दलित रहे हैं। इसके बाद जाकिर हुसैन देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति रहे हैं और ये राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे, उससे पहले बिहार के राज्यपाल थे और इनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है। राष्ट्रपति के तौर पर सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का रहा है, जाकिर हुसैन का ही। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध है? चिपको आंदोलन मूल रूप से वन कटाई के विरुद्ध है। जब वृक्ष को काटा जाता था तो चिपको आंदोलन से जुड़े जो लोग थे वृक्ष में जाकर के चिपक जाते थे और वृक्ष को काटने नहीं देते थे। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तर भारत में उत्तराखंड राज्य से हुई मानी जाती है। इस आंदोलन की शुरुआत कौन किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहां अवस्थित है? देहरादून में। काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य असम में है। यह एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। सिम का पूरा रूप सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। होमी जहांगीर भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता? नाभिकीय ऊर्जा वाले क्षेत्र में।
कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। कारागम तमिलनाडु राज्य का एक लोक नृत्य है। तमिलनाडु के मंदिरों में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला यह लोक नृत्य है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। पतंजलि और पतंजलि जो है आपको पुष्मित सुंग के दरबार में रहता था। पुष्मित सुंग का पुरोहित था और पुष्मित सुंग के लिए पतंजलि ने ही 2 अश्वमेघ यज्ञ का भी आयोजन किया। उन्हें ही योग दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहां है? दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। देखिए सारनाथ, सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, तो यहां से तो महात्मा बुद्ध का संबंध रहा है। बोधगया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, यहां से भी संबंध रहा है। कुशीनगर में गौतम बुद्ध का निधन हुआ, यहां से भी संबंध रहा है। तो जिस स्तूप स्थल से महात्मा बुद्ध के जीवन के किसी घटना से संबंध नहीं रहा है, वह सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है और इसका निर्माण किया था महान मौर्य सम्राट अशोक ने। महान मौर्य सम्राट अशोक ने। तो आंसर हो जाएगा बी। धन्यवाद सभी लोगों का। मिलते हैं अगले क्लास में।